नमस्कार। कर्मभूमि टीवी में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम तर्कश में लगातार हम जन मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं और आज भी हम जन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं, जिनका सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र जुगरान जी, जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे देहरादून में, उसके बाद राज्य मंत्री रहे, आंदोलनकारी रहे। उनके साथ लगातार जो सबसे खूबसूरत बात है कि उत्तराखंड आंदोलन को बिल्कुल रूबरू उन्होंने देखा है, आंदोलनकारी रहे। तो और दूसरे हमारे साथ मेहमान है गणेश कुपसाल जी, गणी भाई जिन्हें कहते हैं, उनका नाम जाना माना पूरा उत्तराखंड में नाम है, जो लोक कलाकार, कवि और क्या क्या उनकी खूबियां मैं बता नहीं, अभी वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे और 1970 से लेकर लगातार आंदोलनों से जुड़े रहे। और हमारे साथ मेहमान, एक और मेहमान है रमन शाह जी, एडवोकेट, जो हाई कोर्ट में उत्तराखंड आंदोलनकारियों की पैरोकारी कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कर्मभूमि टीवी में। और धीरेन्द्र प्रताप जी, जो कांग्रेस के लीडर हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो पीड़ा है उसको हमेशा समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है जुगरान जी? जी आ रही है। नमस्कार। सबसे पहले रविंद्र जुगरान जी से मैं बात करूंगा। जुगरान जी, उत्तराखंड आंदोलन को आपने बहुत नजदीक से देखा है और आप सरकारों में भी रहे। आज शहादत का दिन है। आज के दिन हमारे कई सारे लोग शहीद हुए थे और कई लोगों ने बलिदान दिया था, उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना। क्या कहेंगे आप जुगरान जी? देखिए, आज खटीमा दिवस है, 1 सितंबर 1994। पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में खटीमा के अंदर अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जो प्रदर्शन और जुलूस निकल रहा था, उस पर पुलिस ने जो फायरिंग करी, जिस तरीके से उसको हैंडल किया, सिचुएशन को, वातावरण खराब किया, खटीमा शहादतें हुई। लगभग 7 शहादतें खटीमा के अंदर हुई हैं। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने अपनी शहादत दी। उसमें सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और बाकी कम्युनिटीज की सारी की सारी थी। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है, दुर्भाग्यपूर्ण जो बात की है सबसे ज्यादा, कि राज्य निर्माण के ऐतिहासिक आंदोलन में, ऐतिहासिक ये हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में है, कि 1994 से 2000 का जो ये आंदोलन लड़ा गया, अनेकों बार मुजफ्फरनगर कांड हुआ हो, खटीमा हो, मसूरी हो, प्रियंत हो, देहरादून हो या कहीं भी हो, ये सरकार प्रायोजित आतंकवाद यहाँ के लोगों ने झेला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीर भूमि है, इस वीर भूमि के वीर योद्धाओं ने, पराक्रमी लोगों ने, जो कि हर घर से, जिस स्टेट के अंदर सैनिक है, जिस पहाड़ के अंदर गोला बारूद बनाना जानता है, हथियार चलाना जानता है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बाद भी अपने सब कुछ झेलते हुए भी अहिंसा के मार्ग पर वो लगातार चलता रहा। उस समय भी मैं आपको बताऊं, अधिकांश राजनीतिक दल और उत्तराखंड के जो एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर जो भी होते थे, वो लोग दूर से तमाशा देख रहे होते थे, उनका सड़कों पे थी। तो ये ऐतिहासिक कई परिप्रेक्ष्यों में है, ये विश्व के इतिहास में भूतो न भविष्यति वाला आंदोलन है, जब आज पूरा विश्व जो है वो न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने पूरी दुनिया और देश को संदेश दिया कि कितनी भी हिंसा, कितना भी हमको डरा लें, धमका लें, कितना भी उत्पीड़न हो जाए, हम अहिंसा के से नहीं हटेंगे और हमने अहिंसात्मक तरीके से राज्य किया। जो पहलू जिस दिन ये राज्य बना था, फिर राज्य की जो अंतरिम विधानसभा थी, उसमें पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए था कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाएंगे, उत्तराखंडियों को न्याय दिलाएंगे और मसूरी, खटीमा, त्रियंत्र, देहरादून आदि जितने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत ये कांड हुए, जितनी हमारी शहादतें हुई, उस पर जो है यूनानिमस रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली में पास होना चाहिए था। लेकिन आज 20 वर्ष के बाद भी हम चाहे खटीमा के शहीद हो, मसूरी के या मुजफ्फरनगर कांड में, उनको की जो जनता है संघर्ष, उसको न्याय नहीं दिला पाए। तो जो विधायी का उस समय तमाशा देख रही है, वो आज भी तमाशबीन है स्टेट के अंदर, और तमाशबीन ही नहीं है, वो तमाम इन दोषियों को संरक्षण दे रही है, इनको जो है बचा रही है।
जी रविंद्र जी, आप छात्र राजनीति कर रहे थे, उस समय एक छात्र थे, छात्र होने के कारण बहुत ये आंदोलन मेन छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्या मंजर था उस समय, जरा अब मैं जानना चाहूंगा उस समय के मंजर के बारे में आप बताइए। आवाज आपको नहीं दी रही है? जुगरान जी, शायद आपकी आवाज थोड़ा इको हो रही है, और मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंजर था उस समय जब उत्तराखंड आंदोलन था, छात्र थे, छात्र राजनीति कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुलायम सिंह यादव सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। हम लोग उत्तराखंड के लोगों को, या कह दीजिए स्टूडेंट्स को, ये थोड़ा लेट मालूम चला, क्योंकि वो जो असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स है, मीडिया कवरेज है, उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से नहीं आई। हमको ये बात जुलाई 94 में मालूम चली। जुलाई 94 में जब हमको ये मालूम चला तो हमने उसी समय डीएवी कॉलेज के अंदर इसके बारे में बैठक, गोष्ठी, विचार विमर्श वगैरह शुरू किया और ये जानने की कोशिश करी कि 27% ओबीसी लागू होने का पर्वतीय क्षेत्रों में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो स्टेटिस्टिकल जो डाटा हमारे पास एकत्रित हुए, उससे हमको ये मालूम चला कि पहाड़ के अंदर तो 2% ओबीसी है, 25% जो ओबीसी आएगा वो उत्तर प्रदेश से आएगा और हमारी नौकरियों, कारोबार, शिक्षा, रोजगार सब पे कब्जा करेगा। तो हमने वहां से इसकी शुरुआत करी कि ये 27% आरक्षण को विड्रॉ किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की असेंबली में जब ये बिल पास हुआ, उत्तराखंड के जो भी विधायक थे या पार्लियामेंट में जो भी सांसद थे, वो सब ये जानते थे, लेकिन किसी ने इसका ना विरोध किया, ना अपनी उत्तराखंड की धरती पे आकर इसके विरोध में कोई झंडा खड़ा किया। सब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के जो हैं चाटुकार, पैरोकार बने हुए थे। लेकिन स्टूडेंट होने के नाते जो हमारे संज्ञान में आया, तो हमने धीरे धीरे देहरादून के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर छात्रों को एकत्रित किया और ये ओबीसी वापस दिया जाए, इसका विरोध किया। मंजर तो उसके आगे की तो इतनी लंबी कड़ी है कि उसमें 3 घंटा भी हम कंटिन्यूस बैठेंगे, तो मैं एक एक क्षण का, एक एक दिन का, आपको एक एक लाठी चार्ज का मैं गवाह हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि फलाने दिन क्या हुआ। बेअंत टापू लगभग हमारे सामने हुआ, मुजफ्फरनगर कांड तो हमारे ही सामने हुआ, और बाकी जितने भी कांड हैं, सौभाग्य से हम आज जीवित हैं, छोटा मोटा अपना योगदान दे रहे हैं सामाजिक। जी रविंद्र जी, हमारे साथ डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान जी जुड़े हैं, जो उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का मंजर था, कैसा आंदोलन था। अब जो नए लोग जाने कि किस तरह के लोगों ने हम शहादत दी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी इस देश के, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, कितने लोगों का खून बहा। मैं डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान जी से कहूंगा कि बताइए कुछ मंजर आपका, कुछ उस समय का। सर्वप्रथम मैं आप डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान जी साथियों का धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और अपनी बात आज उत्तराखंड के 4 दर्जन के लगभग सम्मानित शहीदों को याद करते हुए, उनको सम्मानित करते हुए अपने विचार शुरू करता हूं। उत्तराखंड राज्य का निर्माण आसानी से नहीं हुआ। माताओं की गोद सूनी हुई, बच्चे अनाथ हुए, खून बहा, लोग जेलों में रहे, सड़कों पर रहे, महिलाओं का अपमान हुआ। एक बहुत बड़ी कुर्बानी, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, सब प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ी उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को। और उसके बाद हमको उत्तराखंड राज्य मिला। तो बहुत से लोग राजनीतिक रूप से कहते हैं कि हमने राज्य दिलाया। राज्य त्याग का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो मैं उत्तराखंड राज्य संघर्ष से 1974 से जुड़ा था। उस समय पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, पर उससे पहले पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। उसमें
इंद्रमणि बडोनी जी उस समय विधानसभा में एमएलए थे, प्रताप सिंह नेगी एमपी थे, नरेंद्र सिंह बिष्ट अल्मोड़ा से एमपी थे, और ऋषिकेश में एक बैठक हुई थी, उसमें मैं विद्यार्थी था भरत मंदिर इंटर कॉलेज का, तो तब मैं उसमें शरीक हुआ। और उसके बाद 2000 जब तक राज्य नहीं बना संघर्षरत रहा। तो उस समय राज्य आंदोलनकारियों का जो दृष्टिकोण था वो अपने को भूल चुके थे। जो सच्चे राज्य आंदोलनकारी थे, हमारे अभी भाई जुगरान कह रहे थे, और भी समर्पित राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, एक ही दृष्टि थी, एक ही नजर था कि हमें राज्य बनाना है, उसके बदले कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े हमने चुकाया। और अहिंसावादी दृष्टिकोण से बडोनी जी कहते थे, जो हमारे सबके नेता थे, ऐसा वाकया जो बिल्कुल दर्द भरा उस समय दर्दनाक स्थिति थी। 2 अक्टूबर का भी कांड हुआ, इससे पहले सितंबर में, ये आज की तारीख में खटीमा में कांड हुआ, मसूरी में गोली चली। कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको सोचने से आप दिल दहला दे? देखिए, सभी कांड जो है हृदय विदारक। मैं एक का उदाहरण नहीं, 10 उदाहरण है, उसमें समय लगेगा। चाहे आज का खटीमा कांड हो, फिर कल वाला जो मसूरी कांड हो, 2 अक्टूबर का मुजफ्फरनगर कांड हो, और फिर इसके अलावा और भी जो करीब 42-44 जो हमारे मित्र शहीद हुए हैं, वो सब दर्द विदारक हैं। और उनका चर्चा करना बहुत मैं समझता हूँ इस समय बहुत कठिन है और पीड़ाजनक है, क्योंकि हम लोग तो अहिंसावादी थे और हम पे हिंसा की गई, सुनियोजित हिंसा की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार भी उसमें सम्मिलित थी। तो हृदय विदारक घटनाएं हैं सारे, एक नहीं है। तो ये जितने भी एक बड़ी लड़ाइयां हुई और उसका परिणाम हिंसा के कारण हुआ है, वो सब दर्द विदारक थी। और हम लोग, कुछ लोग बच गए, ये अलग बात है कि निशाना हम लोग नहीं बने। और आप भी राज्य आंदोलनकारी रहे, आप भी जेलों में रहे हैं, राजीव गौड़, तो 2-3 महीने आप भी जेल में रहे, आपने बड़ा संघर्ष किया। और सभी लोगों ने, जिन लोगों ने संघर्ष किया उसी का परिणाम राज्य है। मगर आज मैं देखता हूँ, कमरवाल जी, मैं आपसे डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ, हमारे सपनों का उत्तराखंड बन चुका है या नहीं? बस मैं उसी पे बस शहीदों को वही आ रहा था मैं, कि जिस उद्देश्य से हमारे इतने लोग शहीद हुए, हम लोगों ने समर्पण से लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे, मार खाए, लट्टे खाए, गोली खाई, और जिस उद्देश्य से राज्य बनना था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हुआ ही नहीं। मैं कहूँ तो ये शुरुआती भी नहीं हुई है। हमको पॉलिटिकली, हम राज्य, उत्तराखंड राज्य है, हम राज्य के निवासी हैं, मगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आज भी हम एक समृद्धशाली राज्य के सदस्य नहीं है। क्यों? उत्तराखंड को आर्थिक रूप से आजादी नहीं मिली है, उत्तराखंड को केवल राजनीतिक रूप से अलग राज्य बना है। आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं, उत्तर प्रदेश के गुलाम हैं। हाँ बोलिए। गणी भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उस समय का उत्तराखंड आंदोलन जो था, लोग गीत गा रहे थे सड़कों पे, क्रांति की जो गीत गाए जा रहे थे, और गणी भाई उस समय बड़ी भूमिका में थे। गणी भाई, एक बात बताएं कि किस तरीके से अलग जगाया जाता था, कैसे आंदोलन चला जी? आपका भी एक कोई ना कोई आपके मन में कोई बात होगी, गणी भाई? नहीं, क्यों नहीं, बात तो क्यों नहीं है। 26 साल पहले लौटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन्हीं दिनों ये 1 और 2 सितंबर को जो पौड़ी रैली थी, जिसमें 1 लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए थे पौड़ी में, उसी दिन इन्हीं 2 दिनों में जो कांड हुए, खटीमा मसूरी कांड, वो हृदय विदारक कांड थे। और ये जानकारी कि 1 लाख के करीब लोग पौड़ी कमिश्नरी का घेराव करने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। उस समय मैं मुख्य धारा में था पत्रकारिता की, तो हम लोगों को जब ये पता चला कि गोलियां चल गई हैं, तो सिर्फ ये बात रोकी गई उस समय। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख लोगों को अगर एक साथ ये पता चलता है कि गोली चल गई है और हमारे कुछ लोग शहीद हुए हैं, तो आग लगा देते। तो किसी तरह ये था कि ये भीड़ यहाँ से तितर बितर हो। उसके बाद तो जो हुआ आप सब जानते हैं। उस पर आज के कर्मभूमि टीवी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा के लिए आपने उन चेहरों को आमंत्रित किया जो असल में आंदोलनकारी हैं। आज तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब तो ये लगता है कि जैसे
ये आंदोलन नौकरियों के लिए हुआ हो, समय तब था जैसे कपरवान साहब बात कर रहे हैं, जैसे जुगरान साहब बात कर रहे हैं, रमन शाह जी उधर बैठे हैं, धीरेन्द्र प्रताप जी को हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस धरती के लिए आंदोलन किया। जो बात हो रही है कि जो हम गीत गा रहे थे, हम इस धरती की खुशहाली के गीत गा रहे थे, लेकिन राज्य बनने के बाद राजनीतिक खुशहाली तो आई, वो भी कुछ हाथों में 70+1 पे पहुंच गई, वहां तक सिमट गई। लेकिन असल स्थिति जिस मंशा से इस राज्य की परिकल्पना थी, जो कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, बन गया और कोदा झंगोरा भी यहाँ से खो गया, वो भी हमसे दूर हो गया। स्थिति इतनी बदल गई इस राज्य बनने के बाद कि हम अपनी धरती में ऐसे लगे जैसे अनजानी जगह में हो। हम आज ऐसा लगता है कि जैसे हम ठगे हुए हों, हम ठगे गए हों। और वो सारी कुर्बानी जैसा आपने शाहजी को डॉक्टर सत्यशैल कपरवान जी को पूछा कि कोई ऐसी बात जो हृदय विदारक बातें हैं, जो आंदोलन था, जो बच्चे दूधमुहे बच्चे भूखे रह गए घरों में और उनकी माएं आंदोलन में रही, जो आंदोलन ऐसा चला हो जैसा दुनिया का बहुत अनूठा बहुत अद्भुत आंदोलन, जैसे यहाँ पर रविंद्र जुगरान जी ने कहा है कि अपनी तरह का अकेला आंदोलन, इस आंदोलन की जो परिणति हुई वो बड़ी कष्ट विदारक है। हमने इस आंदोलन के लिए जो गीत गाए, इस आंदोलन में जो संघर्ष किया, आज के उत्तराखंड के लिए वर्तमान जो परिदृश्य है इसके लिए तो कतई नहीं। बात कुछ और थी लेकिन हम कहीं और आ गए, स्थितियां तो ये हैं। लेकिन आंदोलन आज भी जब याद आता है, गाया हो उस समय गणी भाई, वो गीत आपको याद आता हो? हाँ, सच बात तो ये है कि नेगी जी के गीतों की जो श्रृंखला है, उन्हीं गीतों पे हम लोग पीछे पीछे गाते रहे। जो उत्तरकाशी से जो प्रभात फेरियां शुरू हुई थी, पूरे प्रदेश भर में चलती रही। नैनीताल में जो दैनिक बुलेटिन था, मुझे संयोग से सभी जगह शामिल होने का सौभाग्य मिला उस समय। इन स्थितियों को देखते हुए गीत तो अपनी जगह है, लेकिन जो चर्चा है, जो परिचर्चा है, जिसकी शुरुआत रविंद्र जी ने कर दी है, शक्तिशैल जी ने आगे बढ़ाई है, रमन जी अपनी बात को रखेंगे, और बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिनको आज भी लड़े जाने की जरूरत है। फिर लगता है कि एक उसी तरह की आंदोलन की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं हुआ जिसके लिए आंदोलन लड़ा गया था। और उठा जागा उत्तराखंडियों वाला जो गीत अभी आप जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो आपके टीवी पर हम लोग सुन रहे थे, वही वो गीत हैं जिनको हम गाते हुए इस प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। मतलब ये लगाइए कि आराकोट से अस्कोट तक की जो यात्राएं हुई, उनमें सारे गीत गाए गए, और पूरे धरती पे, मतलब उत्तराखंड की धरती पे उन गीतों ने एक अलग तरह का जागरण किया। गिरदा के जो गीत थे, वो गीत हमारे अंदर जो स्फूर्ति भरते थे, उन्होंने आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाया कि राज्य तो बन गया। कोई गीत आपको याद आ रहा हो उस समय का? बिल्कुल सर, दो लाइनें तो क्यों नहीं याद है, मैं सुनाइए आप जी। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। ये जो गीत था, इस गीत ने लोगों को जिस तरह सड़क पे लाए, लोगों को, और लोगों के सुर में सुर मिलाते हुए, और तमाम लोग अपने अपनी जगह, जैसे देहरादून में अतुल शर्मा जिस तरह के गीतों को लेकर आ रहे थे, गिरदा अपने गीतों को लेकर आ रहे थे, नरेंद्र अपने गीतों को लेकर चल रहे थे, और पूरा हुजूम गीतमय हो गया था। लेकिन गीत के पीछे की जो मंशा थी वो आंदोलन था, और आंदोलन था उत्तराखंड राज्य प्राप्ति, जिसका श्री गणेश तो वाकई आरक्षण आंदोलन से शुरू हुआ था। और इंद्रमणि बडोनी जी, शक्तिशैल कपरवान जी आज हमारे बीच उपस्थित है यहाँ पर। ये सब लोग जिस अग्रिम पंक्ति के आंदोलनकारी थे, रविंद्र नए युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए लड़कों को लेकर के जिस तरह सड़कों पर उतरते थे, शायद ही कोई जगह हो उस समय में, मैं लिखने वाला आदमी रहा हूं, मुझे लगता है कि कई लोग जितने किलोमीटर चलेंगे उतना किलोमीटर हमने आंदोलन पर लिखा है उस समय का। हमारे साथ रमन शाह जी जुड़े हुए, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात कोर्ट तक ले गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है रमन शाह जी। रमन शाह जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? रमन शाह जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? रमन भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद रमन भाई को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमन शाह जी, आवाज आ रही है? नहीं, शायद। और रमन भाई का ऑडियो, ऑपरेटर से कहेंगे रमन भाई का शायद ऑडियो बंद है।
मैं फिर रविंद्र जुगरान जी के पास चलता हूं वापस, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात आज भी उठाते हैं और सरकार में होने के बावजूद, जब ये सरकार में थे पहले भी और अब भी, सरकार के खिलाफ ही बोलने लगते हैं जब उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात होती है। पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी बात को बेबाकी के साथ कहते हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए, हक के लिए कहीं भी लड़ पड़ते हैं। रविंद्र जुगरान जी, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं, क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है? आप सरकार में भी रहे और सरकार के साथ आप कंट्रोवर्सी में रहे। लोग ये तक बात हुई कि सरकार में रहने के बावजूद आप सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं, सिर्फ आंदोलनकारियों की अगर बात, हितों की बात होती है तो। रविंद्र जी देखिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का मसला बहुत गौण है। बात उत्तराखंड की करिए, हम भी उत्तराखंड की ही करते हैं। अंतिम हमारे लिए अब जो है वो उत्तराखंड आंदोलनकारी है। उत्तराखंड नहीं है तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की कोई बिसात नहीं है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य चाहिए था, वो बन गया, लेकिन ये 20 वर्षों में जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा समाप्त हो गई, डाइल्यूट हो गई, जैसे आदरणीय डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण जी ने कहा, तो बात केवल उत्तराखंड की होगी। अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बात बहुत गौण हो गई है, बहुत पीछे छूट गई है। शहीदों और राज्य की संघर्षशील जनता के सपनों का आदर्श संपन्न उत्तराखंड, इसकी बात होनी है और किसी की बात नहीं होनी है। अब सब विषय गौण है। हमारे लिए पहला और अंतिम इशू उत्तराखंड राज्य को जो ढर्रे से बिल्कुल जो है रेल की पटरी से बिल्कुल अलग हट गई है, उसको ढर्रे पे लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य आंदोलन जुगरान जी, जिस सम्मान के लिए हम लोगों ने, आपने सबने लड़ाई लड़ी थी कि जिससे पहाड़ के लोगों को वो सम्मान प्राप्त हो जो होना चाहिए, लेकिन मूल निवास खत्म कर दिया गया, गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई, बहुत सारे मुद्दे जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था उसकी जगह कोर्ट ने उनकी नौकरियों पर भी रोक लगा दी, सरकार उसकी पैरोकारी नहीं कर पा रही। क्या कहेंगे रविंद्र जी? बिल्कुल बात सही है। अगर एक लाइन में, एक पंक्ति में कहा जाए तो इन 20 वर्षों की यात्रा, ये तमाम विषय जो आपने कहे हैं, गैरसैंण की बात कही हो, मूल निवास की बात कही हो, मूल निवास को हम ओब्लीक करके कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इशुएंस, यानी जाति प्रमाण की कट ऑफ डेट, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में अपोजिशन की चुप्पी के कारण, कांग्रेस के कार्यकाल में अपोजिशन की चुप्पी के कारण 1951 कट ऑफ डेट होती थी, वो सन 2000 हो गई, जिसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती देकर फिलहाल 1985 कर दिया है। तो ये खाली कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। राज्य की विधायिका इन पूरे 20 वर्षों में उसने राज्य के साथ धोखा किया है, राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, वो गुनहगार है। वो उत्तराखंड आंदोलन के जमाने में भी अगर एक आध अपवाद छोड़ दे तो उस समय भी तमाशबीन थी, और राज्य बनने के बाद तो उसने उत्तराखंड को तमाशा बना दिया है। जितने इश्यूज आपने गिनाए हैं वो तमाम इश्यूज के लिए प्रेजेंट और पूर्व की असेंबलीज बराबर की दोषी है। अभी हाल का प्रकरण पकड़ देख लीजिए आप, श्रीमान वो चैंपियन जो खानपुर के विधायक हैं, उत्तराखंड को गाली देते हैं, कायदे में तो उनका निलंबन होना चाहिए था उत्तराखंड की विधानसभा से, निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था उत्तराखंड की विधानसभा से, लेकिन आज ऐसी गुंडई करने वाले जनप्रतिनिधियों को आप सुशोभित कर रहे हैं, वापस पार्टी में ले रहे हैं। अरे भाई, ये तो इनको तो बुक किया जाना चाहिए था, इन पे तो दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। तो मैं कह रहा हूं, कोई विधायिका की सोच बदली नहीं है, पार्टी ए हो या बी हो, सरकार ए की हो या बी हो, हालात बुरे हैं, बुरे बद से बदतर हो रहे हैं, सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। मैं तो आदरणीय डॉक्टर, मैं आपके पास वापस आता हूँ, रमन शाह जी से एक बार फिर बात करते हैं, शायद उनको बात मेरी सुनाई दे। रमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपके और? रमन शाह जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? रमन शाह जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद
रमन भाई का ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। ऑपरेटर से कहूंगा कि उनसे संपर्क करके उनका ऑडियो सही कराएं। रमन शाह जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? शायद लगता है ऑडियो बंद है उनकी। मैं डॉक्टर शक्तिशाल कपरवान जी, मैं आपके पास आता हूं एक बार फिर। सन 70-75 से लगातार आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड आंदोलन, हजारों लोग शहीद हुए, माताओं बहनों ने कुर्बानी दी, उसके बाद भी सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया, ना ही गैरिसन राजधानी बनी और ना ही मूल निवास बन पाया। और जिस तरीके से बेबाक तरीके से रमेश जुगरान जी बात को कह रहे हैं, सरकार में होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ मुखर हो जाते हैं, आंदोलनकारियों की जब भी बात होती है तो वो बेबाक हो जाते हैं। अब मैं डॉक्टर शक्तिशाल कपरवान जी से दोबारा से बात करूंगा और आंदोलन में बिल्कुल पल पल साथ रहे, लाठियां खाए, डंडे खाए, जेल गए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि हमारे सपने नहीं पूरे हो पा रहे, शहीदों की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही होगी? डॉक्टर शक्तिशाल कपरवान जी। डॉक्टर कपरवान जी, आपका भी ऑडियो शायद बंद कर दिया आपने। ऑडियो बंद है? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आवाज आ रही है डॉक्टर। आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है डॉक्टर, बोलिए। हमारे सपने, शहीदों के सपने क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं? क्या सरकारें नकारा हो गई है? सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हैं, या हम कमजोर हो गए? डॉक्टर साहब देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। हम उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद भी राजनीतिक गुलाम हैं, और ये बात भी सच है कि हम स्वयं में राज्य आंदोलनकारी कमजोर हो गए। पहले ही बात कहूंगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हम समस्त राज्य आंदोलनकारियों का जो कर्तव्य था, वो हम अपने कर्तव्य का पालन आज तक नहीं कर पा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी आज अलग अलग पार्टियों में बंट गए हैं। यूकेडी का राज्य आंदोलनकारी, बीजेपी का राज्य आंदोलनकारी, कांग्रेस का राज्य आंदोलनकारी या अन्य पार्टी का राज्य आंदोलनकारी। वो पार्टी का महत्व को ज्यादा मायने रखते हैं। राज्य आंदोलनकारी होना उनको अच्छा नहीं लगता, उसमें सम्मान महसूस नहीं करते। मैं ऐसा मुझे लगता है। मैं हमेशा जब जब राज्य आंदोलनकारियों के लड़ाई की बात हुई, उनके निजी जो उनका पेंशन या उनके और भी सुविधाओं की बात हुई, मैंने सबसे आग्रह किया, देखो भाई, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई, उस उद्देश्य के लिए हम लड़ें। ये जो हमारी छोटी छोटी सुविधाएं हैं, ये तो जनता कहेगी कि हाँ, इनको सुविधाएं दे दी जाए, मगर हमारा मुख्य उद्देश्य तो वो था कि वो जिस नक्शे के लिए हम सब लोग लड़े थे और कुर्बानियां हुई हैं, वो नक्शा कहाँ है उत्तराखंड का? वो समृद्धशाली उत्तराखंड का मानचित्र कहाँ है? उस मानचित्र के लिए हम एक नहीं हो पा रहे हैं आज भी। तो मैं तो ये आज भी कहता हूँ कि राज्य आंदोलनकारियों से कि भाई देखो, अगर हम सच्चे राज्य आंदोलनकारी हैं तो आज भी हमको, जब तक वो उत्तराखंड राज्य नहीं बनता जिसके लिए हम लड़े थे, जिसके लिए हम कहते थे कि जब उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारे पास जो नदियां हैं 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगी, तो हमारे बिजली फ्री हो जाएगी, इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार पे लोग, हमारे युवा रोजगार प्राप्त होंगे, और जो बचेगी उसको हम बेचेंगे और हमारा राज्य समृद्धशाली होगा। और हालत क्या है, उसी पे बात करना चाहता हूं मैं। जितने जल विद्युत परियोजना है, टिहरी जल विद्युत परियोजना में हमको 12 रुपया मिलता है, 100 रुपए में से 12 रुपया के हिस्सेदार हैं हम। इतना कमजोर कर दिया गया है। और करीब डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप उत्तराखंड क्रांति दल में थे उस समय आंदोलन के टाइम पे। उत्तराखंड क्रांति दल भी इतना, जिस आंदोलन उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में उत्तराखंड आंदोलन की बड़ी भागीदारी रही, लेकिन आज वो हाशिए पे आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मेरा जीवन बहुत बड़ा हिस्सा उसमें रहा है, पर फिर भी चूंकि आपने पूछा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां पर जो नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसके बारे में चर्चा करना अव्यर्थ है।
तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उस पे बात पे आता हूं कि आज जल विद्युत योजना जिसपे हम कहते हैं 40,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, आज 20 साल के बाद भी 3,987 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। कहाँ 40,000 की बात थी। और एनजीटी जितने पर्यावरण कानून बने हैं उनके कारण जो है 70 छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं छोटी बड़ी है वो सब रुकी पड़ी हैं। हम तो पहले कहते थे कि लघु विद्युत योजनाओं का निर्माण करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को भी जीवित रखेंगे और विकास भी करेंगे। मगर पूंजीपतियों के दबाव में जो दिल्ली में एक सांठगांठ होती है राष्ट्रीय पार्टियों की, उन्होंने बड़े पूंजीपतियों को ये ठेका दिया है। तो उस ठेके के कारण जो है वो आज भी बिजली जो विद्युत परियोजना है वो रुकी पड़ी है। हमारे सड़कें रुकी पड़ी हैं। 104 सड़कें जो गांवों को तक पहुंचनी चाहिए थी, करीब 1000 किलोमीटर की 104 सड़कें वन अधिनियम वन कानूनों के कारण रुकी पड़ी हैं। जो लोग गांवों में विकास करना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, भैंस पालना चाहते हैं, बकरी पालना चाहते हैं, कुछ रोजगार करना चाहते हैं, उनके खिलाफ उनके यहाँ जंगली जानवर छोड़ दिए सरकार ने। कैसे खेती करेंगे? खेती तो हम गांव में जब जाते हैं तो जो गरीब आदमी जो रुकना चाहता है उसको भी कह दिया तुम्हारे खिलाफ जंगली जानवर हमने छोड़ दिए, तुम भी यहाँ से खाली करो। तो सरकार ये चाहती है कि खाली करो। इन्होंने विधायकों की सीट भी खाली कर दी। पहाड़ में पहले जो 8-9 विधायक इन्होंने घटा करके मैदान में डाल दिए। धारा 371 लागू करने की बात करते थे हम। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो खत्म हो गई है और उसके हिमाचल प्रदेश से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक जितने प्रदेश हैं सब में धारा 371 लागू है। केवल उत्तराखंड में क्यों नहीं भाई? पर उत्तराखंड के साथ अन्याय है। यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर कुछ नहीं कर पाए, यहाँ के विधायक कुछ नहीं कर पाए, कोई होमवर्क नहीं है। आज 56,000 करोड़ रुपए के कर्जेदार हैं, हमारे ऊपर कर्जा कर दिया इन्होंने। और एक काम बढ़िया होता है कि शायद जब इनके विधायकों के भत्ता बढ़ते हैं, जब इनकी तनख्वाह बढ़ती है, तभी एक हो जाते हैं और बाकी ये लड़ते झगड़ते रहते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं जनता की। तो जैसे अभी कहा गया है कि विधायकों ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, वैसे राष्ट्रीय पार्टियों की नीति भी उत्तराखंड विरोधी रही है। डॉक्टर साहब, दर्द बहुत बड़ा है और दर्द बढ़ता जा रहा है। और शायद अगर रमन शाह जी से मेरा संपर्क होता है, मैं बात करता हूं अगर उनसे संपर्क। रमन शाह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? रमन भाई आवाज आ रही है मेरी? रमन शाह जी आवाज आ रही है मेरी? शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, रमन जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, शायद हमारी आप तक पहुंच रही है। म्यूट वाला बटन देख लीजिए थोड़ा। रमन शाह जी से बात होती तो बड़ा अच्छा लगता। रमन हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, लगातार उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात करते हैं और आंदोलन से जुड़े रहे और हर मुद्दे को लेकर चिंतित रहते हैं। मुजफ्फरनगर अगर कांड की बात करें, मुकदमा आज भी लंबित है और कई सारे लोग मर चुके हैं, यहाँ तक कि एक गवाह की हत्या भी हो गई है। लेकिन उत्तराखंड में शहीदों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन न्याय की लड़ाई के लिए रमन शाह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे अभी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दिया। मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बटी। मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बटी। मन ठेकेदार धार धारू बटी हितणी लग्या छिन हितणी लग्या छन बैठना को लगनी बाटा भरिया छन सड़क्यों में जगनी। सीधा कख जाना भेज कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। दीदी कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। भूला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में।
डिस्कनेक्ट हो गया। गणेश भाई आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कट गया था। मैं बात कर रहा था रमन शाह जी की। अभी हाई कोर्ट में पैरोकारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारी कर रहे हैं, और जो सम्मान उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक शब्द जो मुकदमे में जुड़ गया था, राउडी शब्द जुड़ गया था, जो कि एक अपराधी और गुंडे के लिए यूज होता है, उसके लिए भी रमन शाह जी ने लड़ाई लड़ी और उस राउडी शब्द को भी हटाया कोर्ट से लड़के, जिससे कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को एक आतंकवादी की नजर से नहीं देखा जाए, एक आंदोलनकारी की निगाह से देखा जाए। मैं गणेश कुकसाल जी के पास एक बार फिर चलता हूं और कुछ बातें में पौड़ी, क्योंकि आंदोलन का एक गढ़ रहा है, और कुछ बातें और भी बातें करेंगे गणी भाई से। गणी भाई आप बताइए, क्या और कुछ बातें हो आंदोलन से जुड़ी हुई, कोई गीत हो बताइए। नहीं, आंदोलन से जुड़े हुए गीत तो हैं, लेकिन असल बात तो आपने आंदोलन से जुड़े हुए गीतों की बात की, तो जब आंदोलन के गीत गाए जा रहे थे तभी इस तरह के गीत भी थे कि बोला भय बंदो तुम थे कनु उत्तराखंड चयणु चा। जो सलाह थी, जो बातचीत की जा रही थी कि जनता कैसा उत्तराखंड चाह रही है, वो बात भी उन गीतों में आई थी। लेकिन मिलने के बाद, राज्य मिलने के बाद जो स्थितियां थी, उसकी लब्बो लुआब जो था गीतों में ये था कि बोला भय बंदो तुम थे कनु उत्तराखंड चयणु चा, हे उत्तराखंडियों तुम थे कनु उत्तराखंड चयणु चा। जात न पात हो, राग न द्रोष हो, छोटो न बड़ो, भूको न तीस हो, मन क्यों हो मन ख्याति अनु उत्तराखंड चयणो चा। जिन गीतों का मंतव्य ऐसा था अपने लोग के लिए, अपने प्रदेश के लिए, लगभग वही सब गायब हुआ। हम लोग बंटते चले गए। जो आक्रोश यहाँ पर अभी रविंद्र ने किया, कि रविंद्र जुगरान जी ने कहा कि क्या स्थितियां हैं, उत्तराखंड के गाली देने वालों को महिमा मंडित किया जा रहा है, बड़े सम्मान के साथ उन दलों में लिया जा रहा है जहां हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते। ये आक्रोश ही है जो उस दल में रहते हुए रविंद्र जिस बात को कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं कि क्या यही इज्जत रह गई राज्य बनने के बाद। जो बात यहाँ पर डॉक्टर सक्सेल का परवान साहब ने की कि 56,000 करोड़ का कर्जा है इस राज्य पे, जिस राज्य के हम रहने वाले लोग हैं, जिस राज्य के हम रहवासी लोग हैं। हमारी जितनी जल विद्युत परियोजनाओं की बात हो रही है, उनकी क्या स्थिति है, सौदे हमारी शर्तों पर हो रहे हैं, आखिर हम हैं कहाँ? क्या इसीलिए हमने क्या सौदेबाज तैयार किए थे राज्य बना करके? ये जो आक्रोश है लोगों के अंदर का, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही टूटते चले गए, हम ही बढ़ते चले गए। अगर हम ऐसी गणना करें कि अपनी पार्टी के खिलाफ बात करने वाले लोग कितने हैं, तो फिंगर टिप्स में गिने जाएंगे, उंगलियों में गिन सकते हैं कितने लोग हैं। कौन कह रहा है आज, जैसे चैंपियन को लेकर के जो बात हो रही है, क्यों डर रहे हैं लोग इस बात को कहने में? पूरे प्रदेश के उसी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर निर्णय हो रहा है। क्या यही निर्णय थोपने के लिए ये राज्य बना है? क्या हमारी नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या यही हमारा सम्मान बचा है? ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए इस प्रदेश की, जो प्रदेश हमने लड़कर के लिया है। कहीं बपोती नहीं है इनकी जो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। ये नाराजगी है, ये नाराजगी आम आदमी की नाराजगी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए फिर एकजुट होने की आवश्यकता है, वहां से बाहर आने की जरूरत है। जिन खेमों में हम बटे हुए हैं, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, यूकेडी का हो, जितनी चीजें हो रही हैं, अगर सत्ता में पहुंचने के लिए की गई ये चीजें, तो सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य बेहतर प्रदेश था, जो हमें नहीं मिला। आज फिर हमें लगता है कि हम लूट लिए गए, हम लुटे हुए हैं। ऐसी स्थितियों में जो आह्वान आपके माध्यम से हो रहा है, ये कर्मभूमि जिसका उपयोग कर रही है और सब एकजुट करने का काम कर, हमें लगता है कि ये ज्यादा सार्थक बहस है, इस ज्यादा सार्थक महत्वपूर्ण विषय है ये। इस पर विमर्श होना चाहिए। ये विमर्श नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ही बढ़ जाएंगे जैसे बांटते हुए राजनीतिक लोग राजनीति करते रहे हैं। जी 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 गढ़ी भाई बहुत शानदार बात कही कि हमें वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हमने इस राजनीति के लिए नहीं करा था। हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके की गंदी राजनीति हो। और उत्तराखंड में जिस तरीके से माफियाओं का राज है, खनन माफिया और शराब माफिया हावी हो गए, और बेरोजगारों की बात कोई नहीं करता, पलायन की कोई बात नहीं करता। आज रिवर्स पलायन हुआ है, लोग घर वापस आए लेकिन उनके रोजगार की बात आज भी नहीं हो रही है। शहीदों की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? ऐसे में बड़ा सवाल है। जी
रविंद्र जी, एक बार फिर आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने पे, और आप बेबाक बोलते हैं रविंद्र जुगरान जी। बहुत शानदार आपके साथ जो जज्बा है, हमें भी जोश मिलता है, हमें भी ऊर्जा मिलती है आपकी बातों से कि सरकार में रहने के बावजूद भी आप सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हो। ऐसे लोग उत्तराखंड के अंदर बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं। रविंद्र जी, एक बार फिर आपसे बात करते हैं इसी बारे में। रविंद्र जी। हाँ, क्या पर्टिकुलर क्या कहना चाह रहे थे आप, क्या पूछना चाह रहे हैं? रविंद्र जी, सरकारों की के साथ आप हैं, रहते हैं, और आप देहरादून में भी रहते हैं, सबसे आपका वास्ता पड़ता है। क्या बेरोजगारी, पलायन, जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर कहीं चर्चा हो रही है, या फिर खनन और शराब पे ही चर्चा हो रही है जगह जगह? देखिए, उत्तर प्रदेश के जमाने से खनन और शराब के मार्फत पॉन्टी चड्ढा उत्तराखंड की राजनीति चलाते थे, और पॉन्टी चड्ढा जैसे बड़े व्यवसायी, कह लीजिए, कोई उनको माफिया कहता है, कोई बड़ा ठेकेदार कहता है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को के मार्फत अपनी नीतियां यहाँ लागू कराते थे। उत्तराखंड बनने के बाद भी पॉन्टी चड्ढा जैसे लोगों का सरकार गिराने और बनाने में बड़ा योगदान रहा है। ये मंच इसलिए अभी यहाँ चर्चा नाम लेके करना उचित नहीं होगा कि कई लोग इस राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने जो पॉन्टी चड्ढा के लिए काम करते रहे हैं। पॉन्टी चड्ढा की डेथ के दौरान भी 6 वर्ष पहले दिल्ली या नोएडा में इस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा भी वहां मौजूद थे, और कई नेता भी मौजूद थे जब उनकी डेथ हुई थी। इस राज्य के बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी एक लंबे अरसे तक पॉन्टी चड्ढा जैसे खनन और शराब के बड़े व्यवसायियों ने इस राज्य की में अपनी नीतियां लागू कराई सरकारों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि शराब कितनी जबरदस्त प्रायोरिटी में, देवप्रयाग के नाम से आप हिल टॉप बेच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। उससे पहले पुरानी सरकार में हरीश रावत जी ने दूसरी टॉप बेची, वो मैं नाम भूल रहा हूं उसका। तो इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नेशनल हाईवे में शराब बेचने वाला जो वो एक कानून निर्देश पास किया था, यहाँ नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवे बनाया। कैसे कैसे बनाया, आपने देखा कि नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवे बना दिया, स्टेट हाईवे को जो है जिला हाईवे बना दिया, और शराब और खनन के आजू बाजू इसके अलावा सोच नहीं है जो इस राज्य की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी। परंपरागत तौर पर जड़ी बूटी, खेती बाड़ी, आपका उद्यानिकी, वानिकी, ये तमाम चीजें इस राज्य की, जो पशुपालन है, ये हमारे परंपरागत उद्योग थे, हमारे व्यवसाय थे। और आज के अगर दौर की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये उत्तराखंड के लिए जबरदस्त मुफीद थी। शराब को छोड़ दीजिए ना। आपके साथ व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं मैं। आप जिस तरीके से सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? आपको लगता नहीं कि सरकारें, जिन सरकारों में है आप रहते हैं या हैं, आपके खिलाफ हो जाएंगे? रविंद्र जी, देखिए, हम मुद्दों पर बोलते हैं और मुद्दे जनता के होते हैं। जब हम जनता का पूरा सहयोग है, सिस्टम में भी तो पुलिस वाले हैं, एलआईयू वाले हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, तमाम लोग हैं, प्रशासन में भी, वो हमको टिप्स पे टिप्स जो है अच्छे लोग हैं वो हमेशा देते रहते हैं। वो हमारे जनता जो है एक दीवार की तरह खड़ी होती है। वरना सरकारें क्या है, सरकारें तो बड़े बड़े लोगों को रगड़ने में देर नहीं करती, लेकिन क्योंकि हम निष्पक्ष होकर, निर्भीकता और निडरता के साथ इस जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता के बीच में, इस सिस्टम में भी अच्छे लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहते हैं। तो कहाँ जो अच्छे काम करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण जी बहुत अनुभवी हैं, उन 74-75 के दशक से उनका योगदान है, निरंतर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गणी जी ने, हमारे जो बड़े आदरणीय कवि भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। तो जो आदमी स्वयं सही होगा वो कभी भी हमेशा निर्भीक होगा, निडर होगा। सरकारें से कौन डरता है? डरना जनता से चाहिए। सरकारें तो आती जाती रही है, जनता ने हमेशा रहना है। जनता के ही इश्यूज हैं, जनता ही सुरक्षा करती है, जनता ही आगे ले जाती है, जनता का ही आशीर्वाद मिलता है। जब जनता का आशीर्वाद मिलता है तो किसी चीज का भय नहीं होता।
और न्याय करने वाला तो ऊपर वाला है। पंच परमेश्वर से भी ऊपर एक परमेश्वर है। जुगरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेबाक बातों के लिए। और बड़ा हौसला बढ़ता है। उत्तराखंड आंदोलन में कई सारे लोग रहे, लेकिन पीछे, पर्दे के पीछे हो गए। लेकिन जिस तरीके से आप बेबाक बात करते हैं तो लोगों को हौसला देते हैं। इस तरीके से ही उत्तराखंड में एक बार दोबारा से हो सकता है कि आंदोलन दोबारा से खड़ा हो सके और जो सपनों का उत्तराखंड है शहीदों का, वो बन सके। अगर रमन भाई से फिर से संपर्क हो रहा हो। रमन भाई, आवाज आ रही है मेरी? रमन शाह जी? नहीं, रमन शाह जी से शायद संपर्क नहीं हो पा। डॉक्टर शक्तिलाल कपरवान जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, बेबाक बात कर रहे हैं रविंद्र जुगरान जी। सरकार में होने के बावजूद सरकारों के खिलाफ बात करते हैं। कहते हैं कि जनता में इतनी शक्ति होती है कि वो सरकारें गिरा देती है और बना देती है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर शक्तिलाल कपरवान जी? नहीं, रविंद्र सही कह रहे हैं। देखिए, वो जनता के लिए लड़ते हैं तो जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनके लिए खड़ी रहती है कि कोई भी दूसरे लोग लड़ते हैं। और चूंकि जुगरान सरकार में रहते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो वो फिर और भी ऊंचे हो जाते हैं। कोई अंदर से मानता है, कोई बाहर से स्वीकार करता है, पर स्वीकार करते हैं। सच्चाई को एक बार स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्य तो परम है ही है। तो मैं समझता हूँ कि वो मैं उनकी डॉक्टर साहब, सरकार में रहकर भी सरकार के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं होता। लोग अपने फायदे के लिए सरकार में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं और हाँ पे हाँ मिलाने लगते हैं। जी, इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? रविंद्र जुगरान जी के हौसले के लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वही तो बोल रहा हूं मैं कि सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध कर सकें, ये रविंद्र जुगरान ने आसान कर दिया है और लोगों के लिए भी खुद एक नजीर पेश कर दिया है। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है उनका ये। जी जी। और जी, समय समय पर आने चाहिए। बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी एक इच्छा है। देखिए, हम उस दौर में चल रहे हैं कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो मेरी एक बहुत अंतिम इच्छा है कि अगर मृत्यु हो तो रणभूमि में हो। रणभूमि का मतलब ऐसा नहीं कि मैं देश के जो हमारे सैनिक हैं देश के बाउंड्री पे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, वो उनका काम है। हमारा जो काम था, हम उस भूमि में मरना चाहते हैं, इस जो हमारा उद्देश्य था। तो इसके लिए मैं तो अभी रविंद्र जी, जो मेरी बात हुई थी, उनका भी फोन आया था कि कहीं कोई एक योजना बन सकती है। हमारे भाई कुकसाल जी हैं, वो साहित्यिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, मतलब उत्तराखंड में बहुत अग्रणी है और नरेंद्र सिंह नेगी जैसे महान व्यक्तित्व के साथ रहते हैं। तो वो हम ऐसे विचार के लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो एक बार नई क्रांति की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उससे बड़ी लड़ाई की जरूरत है। उससे बड़ी लड़ाई की जरूरत है। वो लड़ाई छोटी थी, आज लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि बिल्कुल घोटाले पे घोटाले हो रहा है। कोई प्रशासन नहीं है, जो हर काम सचिवालय में बेईमानी से होता है। आप एक काम करके दिखा लीजिएगा, तो सब भ्रष्टाचार है। कोई विधायक होमवर्क नहीं करता है। और मैं समझता हूं कि 48,000 करोड़ का बजट इस साल पेश किया था, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, उनके अगर राज्य बनने के बाद प्रॉपर्टी देखी जाए तो मैं समझता 2 पंचवर्षीय योजनाएं का बजट उन्हीं के घर में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है। तो ये लूट खसोट का उत्तराखंड बना है। और कभी कभी मैं आपको बहुत विनम्र कहना चाहूंगा अपने सहयोगियों से, बहुत लोग कभी कभी कहते हैं गुस्से में, यार इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश अच्छा था। तो मुझे भी लगता है कभी कभी ये जो शब्द है, कोई इससे मेरे निकटता लगती है कि ये बात कहीं सच तो नहीं है, कहीं ये बात सच तो नहीं है। क्योंकि जब हम लखनऊ और इलाहाबाद में काम करने जाते थे तो वहां के जो काम करने वाले लोग, कर्मचारी थे, वो कहते थे, आप अगर उन्होंने हमसे चाय पी ली, मैं लंबा उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, तो वो हाथ जोड़ते थे कि आप तो देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, आपसे तो चाय भी नहीं पीनी थी, और काम भी कर देते थे और हाथ भी जोड़ते थे। तो
हमारी जो थकान थी यहाँ से लखनऊ जाने के, लखनऊ से यहाँ आने की, वो दूर हो जाती थी कि भाई कम से कम इन्होंने सम्मान किया है। आज तो सम्मान की बात आप छोड़िए, हम कहते थे उत्तराखंड राज्य बनेगा तो शासन प्रशासन और जनता बहुत नजदीक आ जाएगी, सरलता से कम समय में बिना खर्चे से उनका काम होगा। अरे आज काम, और यहाँ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि आप समझें कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज भी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, प्राइमरी स्कूल के टीचर का, सहायक टीचर जो है उसका ट्रांसफर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर का बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है, पर यहाँ पर तो मुख्यमंत्री करता है। मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैं एक केस लेके गया था, जो कैंसर का पेशेंट था, सहायक टीचर था, उसने बोला भाई ऐसा है, मैंने मरना तो है ही है, पर मैं कहीं सुविधाजनक में मरना चाहता हूँ, कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। मैं यहाँ से लेकर गया, मनीषा परमार जो थी उसमें सचिव थी। अब बताइए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, डिवीजन में नहीं हो सकता, डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है, और मनीषा परमार कहती है कि मुख्यमंत्री से आदेश करा के लाओ। ये फायदा हुआ उत्तराखंड राज्य का। अरे हम तो कहते हैं बीओ को अधिकार होना चाहिए कि अपने ब्लॉक में तुम ट्रांसफर कर लो, जिला जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो बेसिक का वो करे। तो इतना मतलब भ्रष्टाचार इतना, और ये क्यों है? ये पैसा बटोरने के लिए एक स्कीम बन गई है। तो ये जो राज्य बना है 77 विधायकों के लिए बना है, मंत्रियों के लिए बना है, ब्यूरोक्रेट के लिए बना है, उत्तराखंड की जनता के लिए नहीं बना है। तो मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता का उत्तराखंड के लिए लड़ना चाहिए हमको। नहीं डॉक्टर साहब, क्षेत्रीय दल तो गौण हो गए, ऐसे में जो जन भावना थी वो बिल्कुल दब गई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए क्षेत्रीय दल कुछ तो कागजों में बने हैं, उनको आप मत गिनती करें। हम मानते हैं कि यूकेडी का उद्देश्य, यूकेडी ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, मैं इस पे बिल्कुल उनका धन्यवाद देना चाहता हूं सभी नेताओं का। मगर उसके विपरीत में मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको राजनीतिक रूप से जितना उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में पूरा काम किया था, उनको राजनीति या तो आती नहीं है, उनका लीडरशिप हमेशा गलत डिसीजन लेते रहे हैं समय समय पर, और आज तो यह है कि उनके इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई है, वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज की तिथि पर जब उनका 0.5% से नीचे वोट का परसेंटेज आ गया है, ये जो हमारे मंत्री जी हैं उनके विधानसभा में जब चुनाव होता है, पार्लियामेंट मेंबर को 190 वोट पड़ते हैं विधानसभा में, इसका मतलब राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल खत्म हो चुके हैं। आप इनकी चर्चा ही मत करो, अब तो नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है। तो गढ़ी भाई आपके पास आता हूं। गढ़ी भाई, नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है आंदोलन की और राजनीति की। गढ़ी भाई, एक बार लास्ट में एक आखिरी बात कहिए कि क्या जो कह रहे हैं डॉक्टर कपरवान, क्या कहेंगे आप? शुरुआत दोबारा से होगी? बिल्कुल दोबारा से जरूरत है। सिर्फ कपरवान साहब की एक बात को मैं खारिज करना चाह रहा हूं कि जो कह रहे थे कि मृत्यु आने वाली है, टारगेट तय है, बेहतर उत्तराखंड आपका लक्ष्य है, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मौत नहीं आएगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह की बात आपने कही कि रविंद्र जुगरान जिस तरह की बात करते हैं, सत्ता में रहते हुए सत्ता के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो जनता की वाणी है, इसलिए करते हैं वो युवाओं का चेहरा है, इसलिए करते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। राजनीति का प्रतिनिधित्व वो करते हैं जिनको किसी भी दल में रह करके जीतना है। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं नहीं रही लोगों में, अब इनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। हमें ऐसे चेहरों की जरूरत है, हमें जरूरत है कि ये चेहरे आगे आए, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमें आपके चेहरे चाहिए। कपरवान साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हम क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता है, क्षेत्रीय दल आने चाहिए, अपनी जमीन की बात जितनी बढ़िया ढंग से क्षेत्रीय दल कर सकते हैं, राष्ट्रीय दल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय दलों की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय होती है, क्षेत्रीय नहीं होती है, और हम अपने खेतों की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह के चेहरों की आवश्यकता है। इसलिए हमें जरूरत है कि ये चेहरे आगे आए। हम दल नहीं जानते, हम व्यक्ति जानते हैं, और व्यक्ति के पीछे खड़े होने में हिचकते भी नहीं है। समय खत्म हो रहा है जुगरान जी के पास। जी क्या कहना? समय समाप्त हो रहा है, मैं आखिर में रविंद्र जुगरान जी के पास। हाँ जी, आप बताइए बात समाप्त करें। रविंद्र जुगरान जी क्या पूछना चाह रहे हैं? अंत में कुछ कहना चाहेंगे कि सपनों, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपने, शहीदों के सपने, अंत में समय समाप्त होने को जा रहा है, अंत में कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात को? मैं आपको साधुवाद दूंगा कि लंबे समय के बाद जो है डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान जी जैसे अनुभवी लोग
जो मर्मज्ञ हैं और सभी आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी रखते हैं, और हमारे आदरणीय गणेश कुक्षार गणी जी जैसे महानुभाव इस चर्चा में रहे। निश्चित रूप में ऐसे लोगों का एक सामूहिक रूप से एक मंच बनाने की राज्य को आवश्यकता है। बहुत लंबा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे चेहरे एक मंच पर राज्य के अंदर आ जाएं तो संघर्ष लंबा नहीं होगा, कामयाबी होगी, सफलता मिलेगी। हमारी डॉक्टर शक्ति चैल कपरवान जी से बात होती रहती है, अब बहुत तेजी से बात करनी पड़ेगी और किसी निर्णय पर इसको आगे ले जाएंगे। इतना ही कहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे मेहमानों का, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम तर्कश के माध्यम से लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, और समाज से जुड़ी हुई हर बात को लेकर, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक मुद्दा, हर मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। गणी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर शक्ति चैल कपरवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र जुगरान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रमन शाह एडवोकेट जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई लेकिन उनका चेहरा लगातार दिख रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उत्तराखंड आंदोलन की बात लगातार करते रहते हैं और नए आंदोलन की चर्चा करते रहते हैं। बहुत जय हिंद, जय भारत। मथी पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बटी, मथी पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बटी मनी ठेकेदार धार धारू बटी हितणी लग्या छिन हितणी लग्या छन बैठना को लगनी बाटा भरिया छन सड़क्यों में जगनी सीधा कख जाना।